हाँ जी, तो हम लोग सेशन की फर्स्ट क्लास लास्ट चैप्टर से कर रहे हैं। सो फास्ट वी आर, है ना। तो लास्ट चैप्टर हमारा क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हमने इसके बारे में थोड़ा समझा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है। तुम लोगों से हमारी इस बारे में बातचीत भी हुई थी। तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि ये एक सिंगल चैप्टर ऐसा है जो आप बाकायदा एक्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ने वाले हो। पहले होता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसको रिप्लेस कर दिया गया और एट प्रेजेंट हम लोग जो एक्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 2019। तो 1986 तक के बाद इतने चेंजेस आए, फाइनली जाकर 2019 में नया एक्ट आया। तो इस एक्ट में कुछ चीज़ें चेंज हुई, तो हमें तो नया वाला ही पढ़ना है। तो हमारे लिए ये बातें बेकार हैं कि पहले क्या था। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पहले 1986 था और अब 2019 है। ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसके कंज्यूमर हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? कंज्यूमर के बिना तुम बिजनेस चलेगा नहीं। किसी भी कंज्यूमर के बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। किसी भी बिजनेस को चलने के लिए कंज्यूमर की ज़रूरत है। तो कंज्यूमर कौन हुआ? राजा हुआ। तो हम कह सकते हैं कंज्यूमर इज द किंग। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा रही हूँ, अगर यहाँ बच्चे हैं ही नहीं पढ़ने के लिए, तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा रही हूँ, किसने देखा? हमें क्या फर्क पड़ता है? मैं कितना भी बुरा पढ़ा रही हूँ और यहाँ बच्चे हैं बहुत सारे, तो हाउ इट प्रूव्स कि मैं बुरा पढ़ा रही हूँ? तो किसी भी शॉप को हम एनालाइज करते हैं इन जनरल भी। आप लोग जब किसी शॉप पे जाते हो तो आप क्या देखते हो? उस दुकान पे बहुत भीड़ है, उस पर ज़्यादा अच्छा सामान होगा। एक बार हम यहाँ मार्केट गए थे, करोल बाग। तो हम लोग करोल बाग मार्केट में गए तो एक शॉप थी, उसके बाहर बहुत लंबी लाइन थी। मतलब थी कम से कम 400 मीटर की लाइन तो थी, बहुत लंबी लाइन। अब जनरली इतनी लंबी लाइन बहुत सालों बाद देखने को मिली थी, क्योंकि पहले तो होता था टेलीफोन बिल जमा कराने की, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कराने की, पानी का बिल जमा कराने की, इन सब के लिए लाइनें हुआ करती थी। हॉस्पिटल की लाइन होती थी। तो अब आज के ज़माने में सिर्फ हॉस्पिटल्स में ये लाइनें नज़र आती हैं, बाकी कहीं पे लाइंस नज़र आती नहीं है इतनी लंबी लंबी। या फिर मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आती हैं इतनी लंबी लाइंस, नज़र कहीं नहीं आती। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने पूछा ये लाइन किस चीज़ की लगी हुई है, मतलब हमें कोई ऐसी शॉप भी नज़र नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कुर्ते पजामे की। कैन यू इमेजिन? हमने कहा ऐसा क्या इनके यहाँ कुर्ता पजामा मिलता है कि लोग लाइन में खड़े हुए हैं? मतलब भाई करोल बाग है, हजारों दुकानें हैं कुर्ते पजामे की, इन्हीं की दुकान में ऐसा क्या खास है? तो कहते अरे बहुत अच्छा कुर्ता। हमने कहा हमें नहीं देखना, हमारे बस की नहीं लाइन में लगना, बट हाँ शॉकिंग था। तो कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर इज द पर्सन हु डिसाइड्स दैट व्हाट आइटम्स आर going in the market and what items will be fail in the market। तो हमारे पास पहले क्या होता था? सेलर ज़्यादा पावरफुल होता था, चाहे कंज्यूमर किंग होता था फिर भी वो ज़्यादा पावरफुल होता था और वो अपना ज़्यादा चलाता था। लेकिन अब की डेट में सेलर का रोल सिर्फ सामान बेचना नहीं रह गया है, जो हम मार्केटिंग वाले चैप्टर में करेंगे। कंज्यूमर को पूरा इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी है और कंज्यूमर को अपने राइट्स भी पता होने ज़रूरी है। तो दैट्स वाई वी विल डू इन दिस चैप्टर कि एक कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, लेट कैवियट एम्परर। ठीक है ना, एम्प्टर बोल देते हैं। एक हमारे पास
एक हमारे पास स्टेटमेंट होती है कैवियट एम्प्टर। कैवियट एम्प्टर, कैवियट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? लेट द बायर बिवेयर। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? बायर को पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है? कैवियट वेंडिटर एक स्टेटमेंट। कैवियट वेंडिटर का मतलब क्या हुआ? लेट द सेलर बिवेयर। ठीक है, तो यानी कि पहले तो बायर को पता होना ही चाहिए था, लेकिन आज की डेट में कंज्यूमर के साथ साथ सेलर को भी ये पता होना चाहिए कि वो क्या बेच रहा है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बेच सकता। ठीक है, हमारी किसी भी इकोनॉमी में चाहे कैसी भी हो, वहाँ पर कंज्यूमर की विश के अगेंस्ट आप उसे कुछ भी नहीं बेच सकते, तो सेलर को भी पता होना चाहिए। उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने कंज्यूमर की किसी भी इमोशनल, फिजिकल, किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुँचे, क्योंकि कंज्यूमर अवेयर है अपने राइट्स को लेके, और कुछ गड़बड़ की तो वो ले जाएगा कोर्ट कचहरी। मिनट में देखो ना, अगर हमसे जरा सा वो ओला उबर पे जरा सा चार्ज कर देते हैं तो हम कैसे कस्टमर केयर में फटाफट डाल देते हैं। सुबह दूध आता है, वो फट जाता है, तो कैसे फोटो लेके डाल देते हैं कि फटा हुआ दूध आया है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को पता है कि हम कर सकते हैं। अभी मैंने अर्बन क्लैब से बुलाया था, तो क्या हुआ कि उस टाइम पे मैंने बुलाया, उन्होंने उसमें लिखा हुआ था आपकी पुरानी खिड़कियां चमक जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ा उन्होंने उसमें लिखा हुआ था। मैंने कहा चलो बढ़िया बात है यार, हम अपने घर को चमकवा लें। जब आए तो उसने बताया कि मैडम इतना ही साफ हो पाएगा। मैंने कहा तो उन्होंने झूठ पिक्चर दिखा रखी थी। मैंने कैंसिल कर दी उनकी कॉल, तो उन्होंने मेरे चार्जेस लगा दिए। तो मैंने फिर उनको इमीडिएटली बोला, मैंने कहा चार्जेस किस बात के दूं, आपने जो कमिटमेंट दिया था वो तो होगा ही नहीं हमारा, तो हम वो सर्विसेज जब मिल ही नहीं रही, तो ये सफाई तो हम खुद भी कर सकते हैं जो आप कर रहे हो, तो हमें नहीं कराना। उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया कि ठीक है आपकी डिडक्शन नहीं हो रही और आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, और आ गया। अब हमें अपने राइट्स पता थे ना, हम ऐसा कर सकते हैं, तभी तो हमने ऐसा किया, और उनको भी पता है कि कंज्यूमर ऐसा कर सकता है, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा बहस नहीं की, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उन्होंने रॉन्ग कमिटमेंट्स किए थे। जो वो सही होते तो वो अड़ नहीं जाते, अड़ जाते ना। तो इस तरह से कंज्यूमर इस समय किंग है, और कंज्यूमर को अपने राइट्स पता है, और सेलर को भी पता होना चाहिए कि कंज्यूमर को अपने राइट्स पता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, व्हाई वी नीड टू स्टडी कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहली बात कि जो भी हमारे इन्फीरियर गुड्स हैं या इन्फीरियर सब्सटेंसेस होते हैं या जो एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे सेल को रोकने के लिए, जिससे कि अगर किसी भी तरह का प्रोडक्ट जो कि एडल्ट्रेटेड है, एडल्ट्रेटेड मतलब मिक्स्ड प्रोडक्ट है, किसी में कुछ गलत चीज़ मिक्स कर दी, जैसे काली मिर्च में अब तो बहुत कम हो गई ये सब धांधलेबाजी, पहले तो बहुत होती थी। पपीते के बीज होते हैं ना, वो काली मिर्च में मिला दिया करते थे। सोचो, पपीते के बीज सुखा के काली मिर्च में मिला दिए, दिखते थे एक जैसे ही, सूखने के बाद पता भी नहीं चलता था। तो इस तरह के आइटम्स, तो सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड गुड्स, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी इंफीरियर चीज़ें मिला दें, सस्ती चीज़ें मिला दें जो पता भी ना चले। ठीक है ना। काउंटरफिटेड गुड्स, जो डुप्लीकेट होता है, मतलब वो आजकल तो बड़ा धड़ल्ले से होता है, फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, तो हम बेचते हैं और लोगों को पता भी होता है कि हम फर्स्ट कॉपी खरीद रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी तो कर सकते हैं ना कि आपको ये कह के बेच दें कि ये फर्स्ट कॉपी नहीं, ओरिजिनल ही है, लेकिन हम सस्ता दे रहे हैं। तो ये हमेशा दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, जो चीज़ का मार्केट रेट से आपको बहुत सस्ती मिले तो वो भी खतरनाक ही है। ये मत सोचो कि अरे वाह मुझे आईफोन 10,000 का मिल रहा है नया वाला, जो 1.5 लाख का है मार्केट में, वो मुझे 15,000 का मिल रहा है। तो सोचना कि कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है भाई। तो अगर किसी भी तरह से कभी मार्केट रेट से बहुत कम चीज़ें मिले सस्ती, तो ये सोचने वाली बात होती है कि क्यों मिल रही है इतनी सस्ती। ठीक है। सब स्टैंडर्ड पुअर क्वालिटी गुड्स, अभी हमने मंगाया था बाथरूम कॉर्नर,
ऑनलाइन ही मंगाया। मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग के बड़ी खिलाफ हूँ इसलिए, लेकिन मजबूरी में कभी कभी मंगा लेती हूँ। वो हमने यूज़ भी कर लिया क्योंकि मजबूरी थी, लेकिन पता है वो साइड से थोड़ा सा टेढ़ा सा है यूँ, तो वो बैलेंस होके टाइल पे लगा ही नहीं। तो ये क्या है, ये हमसे एक तरह से देखा जाए तो ये क्या हुआ, सब स्टैंडर्ड गुड्स हमें बेची जा रही है ना। तो वाई वी नीड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सो दैट इस तरह की जो भी गलत चीजें होती हैं, सेल ऑफ अडल्टरेटेड गुड्स, सब स्टैंडर्ड गुड्स, काउंटरफिटेड गुड्स, इन सब की सेल से जो भी आपको नुकसान होता है, डुप्लीकेट गुड्स, गलत वेट हो, डुप्लीकेट, ठीक है ना, डुप्लीकेट गुड्स हो, या आपको कोई कम वेट का हो, लेस वेट, इन सब से जो भी नुकसान हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो गई, ओवर चार्जिंग हो गया, जैसे कि पानी की बोतल 20 रुपए की है लेकिन आपसे 25 रुपए चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब हिली एरियाज पे तो अलाउड होता है कि आप टू सम एक्सटेंट थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, बट हमारे प्लेन एरियाज में भी कई बार चार्ज करते हैं। डिफेक्टिव गुड्स हैं, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया डिफेक्टिव गुड आ गई। तो ये सब जो होता है हमारे लिए रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट हो गया। अभी मैं एडवर्टाइजमेंट ये कर दूं, जो मुझसे पढ़ेगा उसके 100 नंबर पक्के हैं, ये तो रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट है ना। ये गारंटी मैं कैसे दे सकती हूँ? मुझे एक पेरेंट ने पूछा, मैम आप गारंटी दे रहे हो कि आप बच्चे को 100 नंबर दिला दोगे? मैंने कहा मैं नहीं दे रही। मैम आप गारंटी नहीं दे सकते? वो मुझसे बहस कर गए, मैम आप गारंटी नहीं दे सकते। मैंने कहा मैं कैसे दे सकती हूँ, मैं पढ़ा दूँ, सब कर दूँ। मैं कहती हूँ मैंने जो पेपर में आज कराया वही कभी पेपर में आ जाए, बाई चांस उस समय उसने नहीं लिखा तो मैं कैसे गारंटी दे सकती हूँ? मैम फिर हम आपसे क्यों पढ़ाएं? मैंने कहा मत पढ़ाओ, सिंपल इज दैट, मत पढ़ाओ। लेकिन अगर मैं ये कह के उनको दे दूं कि हाँ मैं गारंटी देती हूँ, तो ये फॉल्स प्रॉमिस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो गुड्स एंड सर्विसेज ये जितनी भी हैं, इन सब के अगेंस्ट उनको कुछ ना कुछ जो नुकसान हुआ है उनसे, उसके लिए कुछ उनको रिड्रेसल मिले, इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी है। यानी कि अपने कंज्यूमर्स की फिजिकल सेफ्टी के लिए, ताकि उनको कुछ फिजिकली हार्म ना पहुंचे, कस्टमर को अपना सेटिस्फेक्शन बना रहे। किसी भी बिजनेस के लिए इसलिए ज़रूरी है कि उस बिजनेस का सर्वाइवल रहे, ग्रोथ रहे। एंड बात ये होती है कि प्यार से तो ये बातें समझाई जा रही हैं, फिर अगर जो कंपनीज, जो फर्म्स इस कंज्यूमर अवेयरनेस को, इस कस्टमर सेटिस्फेक्शन को नहीं फॉलो करते, अपने सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं फुलफिल करते, उसके लिए है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको अपने प्रॉफिट्स का एक कुछ परसेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सोशल थिंग्स में इन्वॉल्व करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब ताकि कंज्यूमर्स को रॉन्ग वे में एक्सप्लॉइट ना किया जाए, ताकि कंज्यूमर को किसी तरह का हार्म ना पहुंचे, इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ज़रूरी है, फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार कंज्यूमर बहुत इग्नोर होता है, तो कंज्यूमर की इग्नोरेंस होती है, तो हमें कंज्यूमर को ये बताना ज़रूरी है कि भाई तुम्हारे ये हक हैं और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो कंज्यूमर को ये बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारा कंज्यूमर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड रहता है, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर
हमारा जो कंज्यूमर है वो इतना अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इधर उधर, तो ताकि उनको हम एक कॉमन पर्पस के लिए उनकी पावर क्रिएट कर सकें, इसलिए भी हमारा ज़रूरी है कि हम उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बताएं। क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो सोचो ना कितना कितना अलग अलग एक ही कमोडिटी को यूज़ कर रहे हैं, तो उन सबको कॉमन पर्पस के लिए एक करना, इसके लिए हमारे ज़रूरी है। फिर वाइडस्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स तो इग्नोर है ही, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड भी है, बट कंज्यूमर एक्सप्लॉइट भी बहुत हाईली एक्सटेंट तक हो रहा है, मतलब खुले आम एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को आजकल तो इतना ज़्यादा है, तुम देखो कोई भी कॉल करते हैं तो उसमें ये आता है ना, आपके पास किसी भी बैंक या सरकारी संस्था का अगर कॉल आता है, वो आपसे OTP मांगते हैं तो उसे ना दें। कितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट इस बात का करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके पास इतनी रैंडम कॉल्स आती हैं और वो कॉल्स आपके घर में कोई मेंबर है, उनका एक्सीडेंट करवा दिया, उनकी डेथ करवा दी, कैसे बिलीव करो कि सच है कि झूठ है? तो आप तो घबरा जाओगे ना। तो ऐसे में इस तरह की कॉल्स से उनका इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल लॉस होना, तो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उससे बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर्म्स को क्या फ़ायदा होता है? फॉर्म्स को भी फ़ायदा है, ऐसी बात नहीं है। कंज्यूमर का फ़ायदा है, फॉर्म्स को एक बार को वही वाली बात है, जब तुम लोगों को डांट पड़ती है, पनिशमेंट मिलती है तो बुरी तो बहुत लगती हूँ, लेकिन फिर जब कुछ उसका फ़ायदा होता है तो फिर अच्छा भी लग जाता है, फिर ये लगता है सही है चलो। जब घर में मम्मी पापा भी बहुत डांटते हैं तो बुरा तो बहुत लगता है, बाद में तो यही लगता है ना फ़ायदा ही हुआ। तो वही है कि फॉर्म्स को बुरा तो बहुत लगता है कि इतना इतना प्रेशर है, लेकिन अगर देखा जाए तो किसी भी फॉर्म का जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, किसी भी फर्म को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इसी से मिल रहे हैं। हर बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट अपनी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से ही मिल रहे हैं, क्योंकि उनका कंज्यूमर सेटिस्फाई है। हम ये कहते हैं, जैसे कि मैं हमेशा IFB से बड़ी सेटिस्फाई रहती हूँ। मैं कहती हूँ IFB वालों की सर्विस बहुत अच्छी है, एयरटेल वालों की सर्विस बहुत अच्छी है। अब सब कहते हैं अरे जियो का प्लान ले लो। मैंने कहा हाँ हो सकता है जियो का प्लान अच्छा हो, बट मुझे नहीं पता उनकी सर्विस कैसी है। एयरटेल वालों की कस्टमर सर्विस बहुत बढ़िया है, IFB वालों की बहुत बढ़िया है। तो हम कंपनी को रिकमेंड करते हैं, हम 4 लोगों को बोलते हैं, और एक तरफ मैं क्या बोलूँगी, अरे उनकी ना सर्विस बड़ी बेकार है, उसको छोड़ो, उसका प्रोडक्ट कभी नहीं लेना चाहिए, उनके आफ्टर सेल सर्विस बहुत बेकार है, कोई फ़ोन ही अटेंड नहीं करता उनका। तो क्या मतलब हुआ इसका? एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक अगर टिकना है तो उसे कंज्यूमर को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो खुश रहे कंज्यूमर। तो एक तो वो ज़रूरी है। दूसरा, यूसेज ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज। भाई जिस जगह रह रहे हो, जहाँ के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, उनसे बैर लेके क्या ही कर लोगे? आपको सारी फैक्टर सर्विसेज कौन दे रही है? सोसाइटी। आपके पास एम्प्लॉय आ रहे हैं तो सोसाइटी के आ रहे हैं, आपको एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो सोसाइटी के दे रहे हैं। तो अगर आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करके सोसाइटी को ही उसका बेनिफिट नहीं दोगे, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बेनिफिट्स टू सोसाइटी, क्योंकि आप उन्हीं के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। आपको अगर सामने शॉप है, अगर वो एक शॉपकीपर मान लो बदतमीज हो, तो वो बदतमीज शॉपकीपर की जरा सी भी चीजें इधर उधर होंगी तो आप अरे दुकान देखो उसने बाहर तक सामान फैला रखा है, अरे इसको बंद कराओ, 4 लोग खड़े होकर हल्ला मचा दोगे। और वो बंदा अच्छा हो, अरे भाई बहुत अच्छा है, भाई तुम आराम से सामान थोड़ा और रखो ना भाई, जगह अरे तुम बाहर रख लो थोड़ा, कोई कुछ नहीं रहेगा, हम ही तो हैं। मतलब हम ही दो हैं, हम ही हैं जो उसको वजह से वो वहाँ पर है। हमारे सामने सब्जी वाला भैया आता है सुबह सुबह, इतना खुश मिजाज है ना, उससे सब्जी लेने आधे से ज़्यादा बार तो लोग इसलिए जाते हैं कि हंसने का रीज़न मिल जाता है, इतना खुश मिजाज इंसान है। तो उससे अब वो 2 रुपये महंगी भी देता है, मुझे कई लोग टोक देते हैं, पता है वो महंगी देता है, मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, इतना पॉजिटिव है
कि सब लोग, वो नहीं आता ना जब 4 दिन, तो ऐसा मिस करने लग जाते हैं, अरे यार वो आए नहीं, बड़ा मिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको पता है कि मैं इनकी सोसाइटी के बाहर अपना ठेला लगा रहा हूँ, ये चाहे तो 1 मिनट लगेगा मेरा ठेला हटवाने में, लेकिन वो मजे से पूरा दिन रहता है, मस्त होता है, खूब हमारे 4 काम और सबके कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि इन सोसाइटी वालों की वजह से मैं अर्न कर रहा हूँ, तो मुझे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इनके साथ अच्छा बिहेव करूँ। ठीक है ना? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। फिर मॉरल जस्टिफिकेशन, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरल जस्टिफिकेशन, ठीक है ना? मॉरल जस्टिफिकेशन भी तो होगा ना, आप अपने इमोरल थोड़ी ना हो जाओगे कि हाँ जितना मर्जी आप बेच दोगे, जितने मर्जी पर बेच दोगे। तो आप अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फॉलो करते हैं फर्म्स, तो वो अपने आप को जस्टिफाई भी कर पाते हैं। ठीक है ना? अब मान लो मैं पढ़ा रही हूँ, तुम बच्चे को मैं हर बार समझाती हूँ, बेटा सीढ़ियों में ना शोर करते हुए मत जाना। क्यों? क्योंकि हमारा पढ़ने का टाइम है, लेकिन शायद ये 4-5 बजे का टाइम बहुत सारे घरों में बच्चों के सोने का भी हो सकता है, दूसरे बच्चों के पढ़ने का भी हो सकता है। जनरली जो सीनियर सिटीजन वो तो लंच करके सो जाते हैं, 5-6 बजे उठते हैं, तो हमारी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? तो अब अगर मैं इसकी परवाह नहीं करूं तो मुझे कोई पढ़ाने देगा? यहाँ पे नहीं देगा। वो क्या कहेंगे, मैम आपके बच्चे बहुत हल्ला करते हैं, आप जाओ यहाँ से, नमस्ते करो। लेकिन अगर मैं ध्यान रखूंगी हल्ला नहीं करना, अगर कोई रास्ते में कोई मदद के लिए बोल रहा है तो उसे कर देना, तो इनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मुझे ये कहते हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, कोई कुछ कह देना, नहीं 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 इनके बच्चे कुछ नहीं करते, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। तो अब इससे क्या होता है, तुम्हारा बिहेवियर, लेकिन इम्पैक्ट तो मेरे पे आ रहा है ना, अच्छा बिहेवियर है तो भी, खराब है तो भी। ठीक है? तो फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर कोई भी फर्म अच्छे से अपना काम कर रही है तो उसका गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी कम हो जाता है। गवर्नमेंट जो इंटरफेरेंस करती है ना वो थोड़ा कम हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, वो शॉपकीपर ने बाहर सामान रखा हुआ है, अब वो बाहर पुलिस वाला अगर आके उसको ये बोले कि भैया तुम यहाँ पे ठेला क्यों लगा रहे हो, तो अलाउड ही नहीं है, तो अब क्या होगा, हम लोग सब मिलके उसे बचा लेंगे, तू तो लगा हम देखते हैं, सब अपने अप्रोच लगा लोगे, अरे भैया कुछ नहीं होता ना, आप अपने घर की सब्जी ले आना, कुछ भी करके हम मतलब उसका सब्जी का ठेला जाने नहीं देंगे। वो दुकान वाले भैया बाहर भी एक रैक और रखेगा, तो हम उसे, गवर्नमेंट भी उसे तंग नहीं करेगी, क्योंकि वो उसको आसपास जो उसकी सोसाइटी है वो बहुत सपोर्ट करती है। ठीक है? तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन थोड़ी कम हो जाती है। तो अब बात ये आती है कि ठीक है कंज्यूमर इम्पॉर्टेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, बट कंज्यूमर है कौन? हम जब से बातें कर जा रहे हैं कंज्यूमर 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 की, कंज्यूमर है कौन? हु इज अ कंज्यूमर? तो मतलब प्रोड्यूस गुड्स को यूज करता है, जो बिजनेस गुड्स बनाता है एंड बेचता है ना, जिन्हें बेचते हैं वो कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर का मतलब हो गया, कंज्यूमर का मतलब हुआ कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन के लिए परचेज होनी चाहिए। सेल्फ कंजम्पशन, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है? अगेंस्ट कंसिडरेशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ हमने कंसिडरेशन उसका पे किया होना चाहिए। अगेंस्ट कंसिडरेशन मतलब विदाउट कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कंसिडरेशन हमने अभी पे किया हो, पेड और प्रॉमिस टू पे। तो हमने या तो
तो पे किया है या प्रॉमिस टू पे किया है इन फ्यूचर, तभी वो पर्सन कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा। अगर मैंने एक सिलाई मशीन खरीदी और मैं उससे अपने लिए ले रही हूँ तो ही मैं कंज्यूमर हूँ, लेकिन अगर मैंने वो अपने बुटीक के लिए ली है तो वो सिलाई मशीन मेरी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए है, हम कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ऐसे ही अगर मान लो मैंने सिलाई मशीन तुम्हें गिफ्ट की है तो वो जो गिफ्ट है वो या तो मैं एक लीगल ट्रांसफ़र लेटर दूं कि मैंने विलिंगली तुम्हें यूज़ करने के लिए दी है, तब वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा कि मैंने गिफ्ट दिया है, अदरवाइज़ वो नहीं आएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर कौन हुआ? जिसने कोई भी सर्विस या गुड्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए एक्वायर किया हो अगेंस्ट सम पेमेंट, तभी वो कंज्यूमर आएगा, तभी वो कंज्यूमर माना जाएगा, अदरवाइज वो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएगा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में उसको नहीं हम शामिल करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आई ये चीज़ें? अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइट्स की, कि किसी कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं। जैसे कि पहला है राइट टू सेफ्टी, यानी कि एक कंज्यूमर का ये राइट है कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करने से उसकी लाइफ को या उसकी मेंटल हेल्थ को किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं पहुंचे या उसकी प्रॉपर्टी को कोई हार्म नहीं पहुंचे। जैसे कि ये हमारा राइट है कि हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो उस पर जैसे कि वो लिखा होता है ना रेड डॉट ग्रीन डॉट, तो वो हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा राइट है कि जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है उस पर ISI मार्क होना चाहिए, क्योंकि राइट टू सेफ्टी का मतलब ये है, राइट टू सेफ्टी का मतलब ये है कि एक कंज्यूमर को ये राइट है कि उसको किसी भी तरह का फाइनेंशियल, फिजिकल या मेंटल हार्म नहीं पहुंचे। ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या हुआ? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब एक कंज्यूमर को ये राइट है कि वो जो भी चीज़ खरीदना चाह रहा है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है, प्राइस क्या है, उसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, ये इन्फॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए। तभी तो लेबलिंग इंपॉर्टेंट होती है कि लेबल पे सब कुछ लिखा होना चाहिए। अगर मान लो मैंने किसी शॉपकीपर से गई, ब्रेड खरीदी, मैंने कहा भैया इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? अरे मैडम कल ही आई है, आप ले जाओ। अरे तेरे पास कल आई है, मैं क्या करूँ? मैं तो देखूंगी ना एक्सपायरी डेट कब है, और फिर मैंने देखा इसकी तो आज ही है। अरे मैडम आज ही तो खानी है, आपको ले जाओ। मैं क्यों लेके जाऊँ? ये कोई बात होती है? तो बात ये है कि what are the different directions which should be used, यानी कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए क्या क्या डायरेक्शंस हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, एवरीथिंग शुड बी क्लियरली मेंशन्ड ऑन द प्रोडक्ट। ये कंज्यूमर का राइट है कि उस पर होना चाहिए, जानना उसका हक है। ठीक है, फिर राइट टू बी एश्योर्ड। एश्योर्ड का मतलब उसको ये राइट है कि वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में से जो प्रोडक्ट वो चाहता है वो ले। सेलर कैन नॉट फोर्स द कंज्यूमर कि यही लेना पड़ेगा, नो। अगर मैंने शॉपकीपर को बोला कि भैया कौन कौन सी ब्रेड्स हैं, तो उसको दिखाना पड़ेगा, वो मुझे ये नहीं कह सकता कि यही लेके जाओ। ठीक है, तो आपको क्वालिटी, आपको ब्रांड, आपको साइज, किसी भी कंटेक्स्ट में आपके पास ये राइट है कि आप चूज कर सकें। सेलर कैन नॉट इम्पोज देयर प्रोडक्ट्स ऑन यू। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपके पास। आप फिर राइट टू बी हर्ड, अगर कुछ गलत हुआ तो आपका ये राइट है कि आपकी बात सुनी जानी चाहिए। इसके लिए बहुत रेड्रेसल मशीनरीज भी सेटअप है जो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट फोरम है, ठीक है ना, नेशनल कमीशन है, ये सब हमारे हैं। और हमारे कस्टमर केयर्स भी सेट किए गए हैं, जितने भी हमारी कंपनीज हैं। तुमने देखा होगा फॉर एनी कंप्लेंट कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, मेल अस एट दिस नंबर, फिर आप कस्टमर केयर में कॉल भी कर देते हो। तो ये सब क्या है? राइट टू बी हर्ड, कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है इन एनी कंटेक्स्ट तो आपकी बात सुनी जानी चाहिए, दैट इज योर राइट। ठीक है, और सिर्फ सुनना ही सफिशिएंट नहीं है। सुन के क्या होगा?
सुनने के बाद उस पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। ये मेरा राइट है कि मुझे उस पर कुछ रिड्रेसल मिले, मतलब मुझे उस या तो मेरा प्रोडक्ट रिप्लेस हो या मुझे जो हार्म पहुंचा है, डैमेज हुआ है, उसका कंपनसेशन हो, ठीक है, या मेरी जो उसमें डिफेक्ट है आप उसको ठीक करो, तो ऐसा कुछ रिड्रेसल हमको मिलना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो रिड्रेसल मशीनरी है, जो मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट फोरम, नेशनल फोरम एंड स्टेट फोरम, इनमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या रिड्रेसल मिल सकता है, एंड एनी वन रिड्रेसल और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी सो मेनी रिड्रेसल्स उनको मिल सकता है। फिर कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन क्या है? हर एक कंज्यूमर को वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। वेल इन्फॉर्म मतलब कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए कि उसके राइट्स क्या क्या हैं। तो अगर कोई जानना चाहे कि मेरे राइट्स क्या हैं, तो आपको क्या करना है? तुम्हें जान के क्यों भाई, जानना ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट, जैसे कि हमें, मैंने बताया ना, आजकल कॉल कर तो पहले आता है, जागो ग्राहक जागो भी डला रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू ये पता लगता है कि कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं। ये आपके राइट्स हैं, आपका इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट में आपको कितना पैसा मिलेगा रिटर्न में, कितने दिनों बाद मिलेगा, ये सब आपका राइट है जानना। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो ये आपका राइट है जानना कि मैम आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मैम आप कैसे पढ़ाओगे। अगर तुम मुझसे ये पूछ रहे हो, तुम में से किसी के पेरेंट मेरे से पूछ रहे हैं, तो गलत नहीं है, क्योंकि उनका राइट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ओके। जितना चैप्टर हमने किया है, देखो इस चैप्टर को पूरा अगर सेम डे पढ़ लोगे ना तो तुम्हें लर्न हो जाएगी। बीएसटी टफ बिल्कुल नहीं होती है, बीएसटी टफ हम बना देते हैं। आपने जितना चैप्टर आज में पढ़ा, वो उतना चैप्टर घर जाके पढ़ोगे, इट विल हार्डली टेक 15 to 20 मिनट्स। तो वो 15 to 20 मिनट्स एक बार पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे कि क्या है, और फिर जो नेक्स्ट क्लास में है, जो आगे का चैप्टर है, वो अच्छे से पढ़कर आ जाओगे एक बार, तो तुम्हें क्लास में जल्दी समझ में आएगा। तो बिजनेस, और ये आपको साथ साथ लर्न हो जाएगा, क्योंकि 80% पेपर तो केस स्टडी बेस्ड आता है, आपको ज़्यादा लिखना ही नहीं होता, केस स्टडी बेस्ड है 80% पेपर। जैसे ये सारे राइट्स हैं, आपको केस स्टडी दे दी जाती है और ये पूछते हैं कि कौन सा राइट इसमें वायलेट हुआ है, समझ रहे हो। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और अंडरस्टैंडिंग बार बार पढ़ने से ही आएगी। तो इसलिए मेक इट अ प्रैक्टिस, राइट। साथ साथ सेम डे पढ़ लेना है। ये मत सोचना कि जब परसों क्लास है तो अब उसी दिन पढ़ेंगे, नहीं, आज ही पढ़ लो, क्योंकि आज का पढ़ा हुआ तुम्हें याद रहेगा। और अगर पढ़ते समय तुम्हें लगता है कि हमें रजिस्टर में ये पॉइंट्स लिखने हैं, तो वो लिख भी लो साथ साथ, जितना लिखोगे उतना ही ग्रास्प जल्दी होता है, ठीक है। गॉट इट? पढ़ लोगे पक्का? ये गर्दन हिलानी नहीं है, देखूंगी नेक्स्ट क्लास में, पहले इतना सुनूंगी, और जो नहीं सुनाएगा ना उसे 5 बार लिखवाऊंगी। अब सोच लेना, ठीक है। चलो, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट।